अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, काश्तकार आजकल मुनाफा कमा भी रहे हैं या नहीं, उनकी आमदन पिछले सालों की निस्बत बढ़ी है या कम हुई है, और काश्तकार जदीद तरीक़े काश्त को अपनाने में कोशिश कर रहे हैं या नहीं, या उससे गुरेज़ हैं। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर एग्रोनॉमिस्ट हैं और एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। भालपुर से ख़ुसूस तौर पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं अब्दुल रशीद जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ कोराई साहब, जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा हैं और गन्ने के बहुत बड़े ग्रोअर भी हैं। सबसे पहले रशीद जाहिद साहब, मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि जो ग्रोअर है वो मॉडर्न टेक्निक्स को एग्रीकल्चर के हवाले से अडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए जी, मेरे ख्याल में ये जो जदीद टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो हर दौर में एक फ़ेज़ आता है जिसमें इंसान नई चीज़ को देख के अपनाने की कोशिश करता है, और अब उसको किस लेवल तक बनाता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहले जो बड़ा फैक्टर है वो इंसानी ज़रूरियात है कि जैसे जैसे इंसान की घर की, मुआशरे की या ओवरऑल ज़रूरियात बढ़ती हैं तो उसी तरीके से वो उसको अपनाता जाता है। दूसरी कोशिश हुकूमत की तरफ से होती है कि वो उस टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने में कितना किरदार अदा करती है। अब उसमें रिसर्च आती है, एक्सटेंशन आती है और दूसरे डिपार्टमेंट्स आते हैं, और इस दौर में मीडिया भी आ गया कि मीडिया का भी एक रोल है नई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में ज़िम्मेदारों तक। अच्छा, अब जैसे जैसे शऊर और ज़रूरियात और उनके मुनाफे लोगों तक खुलेंगे, लोग उसको अपनाते जाएंगे। एक वो वक्त था जब 10 मन फ़ी एकड़ पैदावार थी गंदम की, और आज जो है वो लोग 70 मन भी ले रहे हैं, 65 मन भी ले रहे हैं, 60 मन भी, 50 मन भी, 35 मन भी और 25 मन भी ले रहे हैं। अब हम इसमें ये सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 60 मन से ऊपर ले रहा है या 60 मन के करीब ले रहा है वो कौन है? वो थोड़े लोग हैं जिनको हम प्रोग्रेसिव ग्रोअर कहते हैं। अब उनकी कोशिश होती है कि वो सारी टेक्नोलॉजी को अपना लें, बीज, मैनेजमेंट और अद्वियात और माहिरीन के साथ मिलना जुलना वो बनाते रहते हैं। उनको हम प्रोग्रेसिव ग्रोअर कहते हैं। और दूसरे दर्जे के जो होते हैं वो मीडियोकर होते हैं, जो पहलों को देखते हैं और वो थोड़ा पैसा, थोड़ा जहन, थोड़े वसाइल खर्च करते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे आके। और तीसरे नंबर पे लेगार्ड्स होते हैं, जो जब टेक्नोलॉजी घिस जाती है, आम हो जाती है, फिर उसको अपनाते हैं मजबूरी की बिना पे, अब कोई चारा नहीं है। अब जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं वो 5-6% मतलब हैं, सिर्फ तकरीबन राउंड अबाउट, या मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं। और उसके बाद जो मीडियाकर की तादाद अब ज़्यादा हो रही है कि हमारी कौम में पढ़े लिखे लोग, आपकी रिसर्च के मुताबिक कितने परसेंट लोग हैं फार्मिंग से रिलेटेड? जो 20-25-30% होंगे, 5 वो और 30-35, बाकी 65% लिगार्ड्स हैं। अभी भी नहीं, बिल्कुल उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत पीछे हैं अडॉप्ट करने में चीज़ों में। मतलब अब ये टेक्नोलॉजी जो होती है ना जी, उसमें एक पॉइंट नहीं होता। अब एक आदमी कहता है मैंने नई वैरायटी लिया, मैं जदीद काश्तकार बन गया। नहीं, नेवर एट ऑल। उस वैरायटी की पूरी टेक्नोलॉजी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक और बेचने तक जितने भी मराहल आएंगे वो उस टेक्नोलॉजी के अंदर आएंगे। हमारा जिम्मेदार ये समझता है कि मैंने बीज अच्छा ले लिया तो मैंने टेक्नोलॉजी पूरी अपना ली। नहीं, ऐसे नहीं। उसकी सारी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, बेचने तक सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, फिर उसको हम कहेंगे। अब ये लोग बहुत थोड़े हैं, लेकिन अब चूँकि मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार आ गया, शऊर का बहुत ज़्यादा किरदार आ गया, लोगों में शऊर आ गया, लोग रिसर्च की तरफ भी भागते हैं, उनसे भी मिलते हैं, एक्सटेंशन वालों से पूछते हैं और नए नई चीज़ों को अपनाने की कोशिश, ट्रेंड अब बढ़ गया। आपने बड़ी अहम बात बताई है कि कम से कम 60 से 65% काश्तकार तबका ऐसा है जो मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहा, वो
बहुत पीछे रह जाता है वो, या बहुत स्लो पिक करता है, जो महकमा ज़राअत के माहिरीन नए नए चैलेंजेस के बारे में और नए नए तरीक़ों के बारे में उन्हें बताते रहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। फ़याज़ कुरैशी साहब, आप 60-65% जो काश्तकारों की बात अब्दुल रशीद ज़ाहिद साहब ने की है, आप समझते हैं कि वाकई आपका जो साथी ग्रोवर है, ख़ास तौर पे जो छोटा ग्रोवर है 12.5 एकड़ से नीचे वाला, वो उसके पास वसाइल नहीं है और वो वाकई इन चीज़ों को तेज़ी से अडॉप्ट करने की पोजीशन में ही नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, साहब सही फरमा रहे हैं। ज़्यादा तबका जो है काश्तकार, छोटा काश्तकार, वो इन चीज़ों को नहीं समझता। वो अपने वही पुराने जो तजर्बात हैं, पुरानी रिसर्च है या पुराने तजर्बे हैं, वो उसी में ही काम कर रहा है। कुछ लोग हैं जो अब नए जो चीज़ें आई हैं या नई एक तरजीही बुनियादों पर काश्तकारी आई है, एक जदीद तर्ज की काश्तकारी आई है, वो उस पर चल के काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये काश्तकारी बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम है, पहले तो इतना मुश्किल नहीं था, अब तो ये 95% जो है मुश्किल हो गया है। देखिए जी, हमारी गवर्नमेंट में चाहे जो भी आ रही है, ये गवर्नमेंट भी 2 साल हो गए जो अब चल रही है, जो पहले थी, इनकी तरजीहात में ज़राअत है ही नहीं। अच्छा, जब ज़राअत तरजीहात में नहीं होगी, जो जिस शोबे से 65 से 70% लोग रिज़्क़ खाते हैं, अनाज खाते हैं, मेहनत मजदूरी करके, खेतों में मजदूरी करके, कोई जानवर पाल के, वो भी जो खेतों के साथ बैठे हैं, अपना रकबा नहीं है, किसी के रियाए बैठे हैं, किसी के पास ही बैठे हैं, तो वो अपना पेट पालते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पालते हैं, जानवरों को पाल के या मजदूरी करके या किसी ज़िम्मेदार के साथ खड़े होके। तो जब ये 65 से 70% लोग ज़राअत के साथ हैं और बाकी जो हिस्सा है वो शहरों में रह रहा है, उनका भी ज़्यादा जो शहरों में रह रहे हैं उनका भी ताल्लुक़ ज़राअत के साथ है, ज़्यादा लोगों का। तो अगर गवर्नमेंट के तरजीहात में ये चीज़ नहीं होगी, आप एक चीज़ को लगा लें, काटन है, गवर्नमेंट की तरजीहात में नहीं है। हालांकि काटन जो है हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद रखती है कि काटन अगर हमारी जो पहले यील्ड थी, हमने 40 मन भी उठाई, 35 मन भी उठाई, 30 मन भी उठाई पैदावार, उस वक्त काटन वैरायटियाँ, ये जो महकमे हैं, ये सारे बीज के ऊपर काम करते थे, सीड आता था, सीड माफिया नहीं था। अब रिजवान साहब, आप ये देखें कि कोई सीड गवर्नमेंट बता दे, कोई ये बता दे कि जनाब 10 साल से कोई सीड की वैरायटी आई है? नई वैरायटी नहीं आई, कोई नई वैरायटी नहीं आई। आप देख लें, एक 2013 है वो चल रही है, जितनी नई वैरायटी आती हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जो ये बड़े बैठे हैं महकमे में, जो सीड रिसर्च फार्म है उनमें, वो उसको 1-2 साल के बाद निकालते हैं, वो बड़े भारी कीमत पर उसको सेल करते हैं। जनाब ये फ़िलां लाइन के बीज है जो कि 1 साल भी नहीं चलता। पहले रिसर्च ऐसी होती थी, गंदम का सीड था, गन्ने का सीड था, या जितने भी सीड हैं हमारे, हर चीज़ है सीड के सर पर। सही। अगर बीज सीड जो है वो अच्छा होगा तो उसमें काश्त भी अच्छी होगी, पैदावार भी आएगी। आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया, वो ये है कि क्या चीज़ है, कितने % शेयर कितने चीज़ों का है। आपने कहा कि जी बीज अच्छा होगा तो काश्तकारी वायबल होगी। जाहिद साहब से हम बात कर लेते हैं कि बीज का कितना, सीड की सिलेक्शन और द क्वालिटी सीड किसी भी अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कितने % ज़रूरी है? आप इस पे जाहिद साहब क्या कमेंट करते हैं? देखिए जी, जो सीड, उसकी क्वालिटी का जो रोल है एग्रीकल्चर में, तमाम फसलों में, वो 20 से 25% है, और 75 से 80% जो रोल है वो मैनेजमेंट का है। अब मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उस मैनेजमेंट में सबसे पहले लैंड मैनेजमेंट, और उसके बाद फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, इरिगेशन। अभी हम पहले सिर्फ सीड पे आ जाते हैं अभी, क्योंकि फ़याज़ कुरैशी साहब ने बात की कि जी सारा इन्हसार ही सीड पर होता है। पहले सीड बहुत अच्छा था,
और इसी वजह से रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता था। अब प्री मैच्योर वैरायटीज़ मार्केट में आ जाती हैं और उसके बाद उनका रिज़ल्ट 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो ख़त्म हो जाता है और इसी वजह से जो फार्मर है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, उसे ये पता ही नहीं है कि मैं किस सीड पर एतबार करूं। 20%, लेकिन जाहिद साहब जो बात कर रहे हैं, फयाज़ कुरैशी साहब, वो कह रहे हैं 20% है इसका रोल। आपकी बात से मुझे लगा कि शायद 80% बीज का रोल है, बाकी 20% मैनेजमेंट का है। जाहिद साहब तो कह रहे हैं नहीं 20% 80% नहीं कह रहा, मैं बुनियाद कह रहा हूँ। जो असल बुनियाद है वो बीज है, उसके बाद फर्टिलाइज़र है, उसके बाद तजर्बा भी है, मैनेजमेंट भी है। अगर सीड हमारा बेकार होगा, हमारे पास सीड सही नहीं है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा बंदा? जाहिर सा बता दें, अब मैं बड़ा मैनेजमेंट करता हूँ, मैं काश्तकार, मिसाली काश्तकार हूँ, मेरे पास तो सीड अगर सही नहीं है तो उसके बाद मेरी मैनेजमेंट क्या करेगी? जाहिर सा बता दें जी। उसमें ये है जी, देखें सीड की सिलेक्शन एक काश्तकार कैसे करे? ये देखें ना, ये मैनेजमेंट का एक पॉइंट है, ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। हाँ, ये एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि अपने मार्केट में जाना है, किस आदमी के पास जाना है, किससे सीड लेना है, उसका सोर्स क्या है। अगर उसका सोर्स अच्छा है तो आप उसको लें, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कैसी है, उसकी उस आदमी की जिससे आप ले रहे हैं उसकी रेपुटेशन कैसी है। ये तो जिसने चीज़ कोई ख़रीदनी है उसका अपना भी एक जद्दोजहद है। जैसे कुरैशी साहब बड़े ज़िम्मेदार हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि हमने 1 एकड़ से गन्ना शुरू किया और आज मतलब सैकड़ों एकड़ गन्ना काश्त कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला ने इनको एक समझ दी तो पूरी मार्केट में इन हुए और वो सारा उसको कवर कर लिया। इसी तरीके से आदमी का बहुत रोल है। और आखिर में जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि माइंड मैनेजमेंट वो सबसे ज़रूरी है कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स, कि हमने चीज़ों को चेंज योर माइंड। मतलब वो भी तो हो सकता है ना कि अगर आप हाउ टू चेंज मान नहीं चीज़ें नहीं। जी जी जी, कुरैशी साहब जो बात करें जाहिद साहब, वो ये कह रहे हैं कि आपको सीड की जो सिलेक्शन है वो ख़ुद आपकी फार्म मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। अगर आप अच्छा सीड सिलेक्ट ही नहीं कर रहे तो इसमें भी कसूर फार्मर का है कि उसे पता होना चाहिए कि अच्छा सीड वो ले रहा है या नहीं। इस पे बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब कुरैशी साहब से लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से काश्तकार अपनी काश्त को नफ़ा बख्श बना सकता है। और ब्रेक पे जाने से पहले सबसे पहले जो अहम तरीन नुक्ता पे बात हो रही है वो ये है कि बीज अपनी किसी भी फसल का उसका इंतखाब काश्तकार को कैसे करना है, मैनेजमेंट उसके बाद है। और ये मैनेजमेंट भी उसका हिस्सा है कि बीज की सिलेक्शन उसने कैसे की है। कुरैशी साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि बीज अच्छा नहीं मिलता, इस वजह से मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। बीज का इंतखाब खुद मैनेजमेंट का हिस्सा है, जैसे रशीद जाहिद साहब कह रहे हैं। तो आप कैसे पता लगा, आप फार्मर कैसे सीड का इंतखाब करता है और कहाँ मार खा जाता है? इंतखाब जो है हमारे 90% काश्तकार तो जाके जो पेस्टिसाइड वाले बेचे हैं, बीज बेच रहे हैं, वो जहाँ वहाँ से जाके लेते हैं। कोई डीलर से जाके लेता है, कोई पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का डीलर है, कोई दूसरी कंपनी, कोई ये मेरे ख्याल में 100 के लगभग जो कंपनी रजिस्टर्ड हैं, एक तो नहीं है, उनसे लेता है। एक तो हमारे 90% काश्तकार को यही नहीं पता, सोर्स वो नहीं समझते। सोर्स है क्या? सोर्स है कि बीज का बल्दियात नाम, सोर्स एक बनाने वाला बंदा। अब सर बनाने वाला बंदा हमारे कितने लोग जानते हैं जनाब, ये पंजाब सीड का है, ये सीड है, फलां सीड का है, ये सन कराब का है, ये वार्बल सीड। यानी कि हमारे काश्तकारों बेचारों को किसी को इतना पता नहीं है। हमारे जैसे बड़े काश्तकारों को भी नहीं पता है जनाब ये किसका सोर्स। हम अपना सीड तो बना नहीं सकते, इसलिए नहीं बना सकते कि हम ना उसकी प्योरिटी कर सकते हैं, हम ना पौधे सिलेक्शन कर सकते हैं, ना पौधे हम अलहदा कर सकते हैं। अगर हम एक साल बनाएं तो अगले साल वो 10 वैरायटियाँ उग जाती हैं। हमने बीज लेना होता है इन्हीं सीड कंपनियों से। अब सीड कंपनी के ऊपर है सारा दारोमदार। अच्छा सीड कंपनी, अच्छे सोर्स का बीज मुझे मिल गया तो मेरी पैदावार आ जाएगी। अगर मुझे अच्छे सोर्स का ना मिला, वो भी ऐसे हो कॉटन फैक्ट्री से जनाब वो बिनोला खरीद करके पैक करके बेच दे, तो इसका चेक बैलेंस है नहीं। गवर्नमेंट के पास इतना वसाइल नहीं है कि वो इनके ऊपर चेक बैलेंस रखे। सही सीड। अगला है फर्टिलाइज़र। अच्छा सीड पे रहते हैं, आखिरी दफ़ा पहले इसको क्लोज कर लेते हैं।
रशीद साहब कैसे एक इंतखाब करे अच्छे सीड का, आप ग्रोअर को क्या कहना चाहते हैं कि इंतखाब सीड के इंतखाब के वक्त उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखें जी, सीड के इंतखाब में सबसे पहले तो वो जिस आदमी से सीड लेता है उसकी रेपुटेशन, उसका सोर्स उसको पता होना चाहिए। ज़िम्मेदार को उसके साथ दुकानदार हो या डीलर हो, उससे वो पूछे कि भाई किस सोर्स से आपने ये सीड लिया है, ठीक है, और उसके साथ एक मुआहदा करें। और उसके बाद फिर उसको पूछे भी इसकी जर्मिनेशन कितने % है, और उसके बाद फिर उसकी जर्मिनेशन टेस्ट की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट ने मतलब लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, वहाँ से उसकी जर्मिनेशन टेस्ट करवा ले, ठीक है ना जी। और उसके बाद जब वो ये सारे मेजरमेंट करेगा तो देने वाले को भी पता होगा कि भी इसको पता है चीज़ों का, वो डरेगा देने में कि भी मैंने इसको सही चीज़ देनी है, ठीक है। और फिर अगर वो किसी मतलब नतीजे पे पहुंच जाता तो उससे ले, उसकी जर्मिनेशन पूरी आती है तो ले, नहीं तो कोई और मतलब उसका कोई मार्केट में मतलब ढूंढे। यानी इसके लिए उसको जदोजहद ज़रूर करना पड़ेगी, ये नहीं है एक। और दूसरी बात ये है कि जो पहले भी एक बात है कि इल्म जो है वो बहुत बड़ी बात है, कि जैसे आदमी ने जितना भी कोई काम करना उस फील्ड के जो ज़ाब्ते हैं उनको पूरा करना। जैसे आप मीडिया के लोग हैं, आपको मीडिया के ज़ाब्तों का पता है सही कि किन किन ज़ाब्तों पे चल के हमने मुआशरे में जिंदा बात रहना ये है। है कि अगर एक मेरी फसल इस दफ़ा लॉस में आई है तो अगली दफ़ा मुझे उस लॉस को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है इस तरह की सीड कंपनी और पेस्टिसाइड फर्म के पास जाना अवॉइड पड़ता करना है, नहीं जाना पड़ता है कि ये मेरे पास नहीं है, आप मुझे आप दे दें और मैंने फसल पर मैं आपको दे दूंगा और चीज़ें, उस वक्त तो उसको चाहिए होता है। यहीं पे मेरा ख्याल है वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है क्वालिटी, कंप्रोमाइज़ कर जाता है। ऐसे ये रियाज कराई साहब, ये क्या लगता है आपको छोटे काश्तकार पर आए 60-65% जो 12.5 एकड़ से कम है, 80% बल्कि वो काश्तकार है, उस पर अगर रहें तो क्या उसका यही बड़ा मसला नहीं है कि वो क्यों मजबूर होता है सीड पे कंप्रोमाइज़ करने में? सर वो ऐसा है कि इस काटन का ज़्यादा से ज़्यादा काटन लगाने का जो मौसम है वो 1 मंथ है, यानी कि वो मार्च के एंड में शुरू होती है, जहाँ का गंदम नहीं है, वीड नहीं है, वहाँ तो ये मार्च से पहले नहीं होती, मार्च 20 के बाद शुरू हो जाती है। असल ज़्यादा काटन जो काश होती है वो कपास ज़्यादा काश भी गंदम के बाद होती है। सही। अब गंदम अभी खड़ी है, आज 18 अप्रैल है, ये काटते काटते इसको 8-10 दिन लगेंगे। वो काश्तकार जो है, जो एक यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है वो पहले गंदम बेचेगा, उसके बाद जाएगा सीड कपास का लेने, डीजल लेगा। अब जब वो गंदम बेच के जाएगा उसके पास जर्मिनेशन का टाइम ही नहीं होता। जर्मिनेशन तो काश्तकार की है भी, खेत में लगा दिया कि उगाया तो जी है, नहीं उगा तो जर्मिनेशन नहीं है, वो तो देखते ही बाद है। लेकिन जो बड़े काश्तकार हैं जो ये बात समझते हैं वो पहले सीड का अरेंजमेंट करते हैं, उसकी जर्मिनेशन भी पूछते हैं, जर्मिनेशन का भी उनसे कहते हैं जी ये कितने % है, वो कर सकते हैं। समझदार यानी कि जो लिखा पढ़ा काश्तकार है वो तो ये चीज़ कर सकता है। हमारा ज़्यादा जो काश्तकार है वो छोटी 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ से कम जो है वो लाखों में काश्तकार है। ये बड़े काश्तकार तो चंद हैं, हज़ारों में समझ लें, तो वो लाखों करोड़ों में आ जाता है। अब वो बेचारा क्या करता है, सीड को लिया, किसी दुकान पर गया, उसने दुकानदार ने कह दिया जी फलान कंपनी का है, अच्छा है, ये है, वो उसकी ज़बान पर ले लेता है, आगे फिर जो भी हो। सही। असल इसको ना वो लिबार्ट्री काश करवा सकता है, ना उसकी जर्मिनेशन पहले करवा सकता है, या तो उसके पास सीड पहले मौजूद पड़ा हो, पहले ले उसकी जर्मिनेशन करवाए किसी कंपनी से, नहीं तो हम खुद जर्मिनेशन करते हैं। एक खेल पर लगा दिया, 4 दाने लगा दिए 10-20 जगह पर, वो कितना % होता है हम % निकाल लेते हैं। यानी कि वो तो कर सकता है। जिसके पास सीड नहीं है उस बेचारे ने वो लेना उसी वक्त है, गंदम भी फरोख्त करनी है। सीड कारपोरेशन का क्या रोल है? सीड कारपोरेशन एक ही है, पंजाब सीड कारपोरेशन। आप समझते कि जिसको 5-4 साल 3 साल पहले इसको प्राइवेट कर रहे थे, हम काश्तकारों ने इसको ऊपर बड़ा काम किया है, हमने एहतजाज किए हैं, हमने गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं, रोड बंद किए हैं कि खुदारा इसको ना अगर एक ये पंजाब सीड कारपोरेशन पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 60% पंजाब सीड कारपोरेशन जो काम कर रहा है, इसको आप प्राइवेट ना करो, वो खुदा के उसका जो है ना गवर्नमेंट ने समझ लिया,
प्राइवेट नहीं किया। अगर वो कर देते तो फिर सारे प्राइवेट जो इदारे हैं उनकी अपनी मर्जी है, वहाँ आपके सामने है। अब दूसरी तरफ मैं चला जाऊँ या इसके ऊपर? नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस सीड कॉरपोरेशन के रोल से आप मुतमईन हैं? बतौर पंजाब सीड किसान कॉरपोरेशन से इत्तेहाद हम सीड लेते हैं, वापस उसको जिनस दे देते हैं। गंदम का सीड लेते हैं हम, उसको गंदम हमसे उठा लेते हैं, बेसिक जो उनका है सीड वो हमसे फिर उठा जाते हैं। पंजाब सीड कॉरपोरेशन से तो हम काफ़ी मुतमैन हैं। और बाकी जो प्राइवेट सीड कॉरपोरेशन, छोटा काश्तकार की बात करें ना, छोटा काश्तकार जो है पंजाब सीड का बीज तो उन तक बेचारों तक कहाँ आता है। वो तो लेते भी वही है जो डीलर के पास हो। पंजाब सीड वाला मैं तो चला जाऊंगा पीरोवाल, वहां से ले लूंगा, या मैं मुल्तान सेंटर से ले लूंगा। अब ये देखें कि मुल्तान सेंटर है, पीरोवाल है, फिर इनका अगला रहीम यार खां है, सही, उसके बाद इनके डीलर हैं। वो डीलर भी जितने हैं खुदा बेहतर जानता है कि किन किन के साथ ये पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते। इनके पास सीड थोड़ा होता है, ये वहीं अपने ये इनके मेन जगह है वहाँ भेज देते हैं। डीलर के पास इतना पंजाब सीड का जाता ही नहीं है। सर सीड कॉरपोरेशन, ये छोटे डीलर्स हैं, आप समझते हैं कि वहाँ पे कुछ काश्तकारों को भी उन पे प्रेशर डालने की ज़रूरत है, छोटे काश्तकारों को, और उन पर चेक करने की भी ज़रूरत है कि क्वालिटी सीड, अप्रूव्ड सीड, और वो दे पा रहे हों या वो देने की पोजीशन में हो और काश्तकार उससे ले रहा हो? वो ऐसे है जी, मेरा ख्याल है कि जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन है उसका रूल है कि पहले आइए पहले पाइए। जब उनके पास सीड होगा तो वो दे देते हैं, जब उनके पास सीड नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है वो माजत कर लेते हैं कि भाई अब मेरे पास नहीं है, वो ज़िम्मेदार ले गए। अच्छा, अब उन्होंने देखें वो घर तो रख नहीं सकते, वो लामहला गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके पे उन्होंने एक अकाउंट होता है उनका, उन्होंने जो मतलब बच गया वो फिर ज़ाहिर है वो कहाँ ले जाए, वो तो उन्हें बेचना ही होता है। सीड सारा ज़िम्मेदारों को चला जाता है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, ज़िम्मेदार की कैपेसिटी कितनी है, ये एक अलग टॉपिक है कि पूरे ज़िम्मेदारों की कैपेसिटी कितनी है, किसने सीड सप्लाई करना है ताकि सबको सीड, ये मैकेनिज़्म एक अलग मतलब है कि भी सब ज़िम्मेदारों को एक मतलब जो है ना वो प्योर और डोर स्टेप पे सीड जो है वो मुहैया हो, वो एक बहुत लंबा मतलब टॉपिक है। मैनेजमेंट तो अब ये मैनेजमेंट में फार्मर या ग्रोअर कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो मुसलसल गलत कर रहा है छोटा ग्रोअर, और उसी वजह से वो नुकसान भी उठा रहा है? देखें जी, मसलन फ़र्ज करें एक ज़िम्मेदार है, उस एक साल उसने बीज अच्छा मतलब ले लिया, अब उससे वो अपना बीज भी अगर उसकी हिफाजत करे, किसी से पूछे कि इसको मैंने कैसे स्टोर करना है, कैसे रखना है, उसको संभाल के रख सकता है। ये नहीं है कि वो पहली मरतबा हर मरतबा उसको न्याय लेना पड़े, उसको संभाल के रख सकता है, लेकिन उसको कुछ लर्न करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। अब मतलब बड़े बड़े ज़िम्मेदार भी हैं, उनके पास भी जाके पूछ सकता है कि भाई मैंने कैसे करना है। ज़राअत के लोग भी हैं, उनसे पूछ सकता है मैंने अपना सीड जो है ना वो कैसे बनाना। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, सिर्फ एक जो हाइब्रिड सीड है वो इनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, बाकी जो आम वैरायटीज़ हैं उनको तो कोई इतना मसला नहीं होता, उनका ना स्टोर करने का इतना मसला होता है, ना उनको संभालने का इतना मसला होता है, तो वो आसानी से कर सकता है। लेकिन सबसे जो बेसिक चीज़ है वो शऊर है कि वो उनको जो है ना वो उनके अंदर एक जुस्तजू होना चाहिए कि मैंने इसको कैसे करना। आप जुस्तजू की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वसाइल का इशू है छोटे काश्तकार का। जुस्तजू और ख्वाहिश तो उनकी भी है कि वो इन थोड़े सी ज़मीन से ज़्यादा कमाएं। छोटा काश्तकार इनपुट्स महंगे होने की वजह से नहीं कमा रहा, इस तरह की जो गलतियाँ उससे हो रही हैं, वसाइल कम होने की वजह से, इस वजह से नहीं कमा रहा। सर ज़्यादा जो है वो दोनों चीज़ों से, एक तो वसाइल नहीं है, पहला मसला जो है वो वसाइल का भी है कि वसाइल नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि वो एक फसल बेचता है, दूसरी काश्त करता है। दूसरा उनको ये भी मसला है कि अब्दुल रशीद ज़ाहिद साहब ये फरमा रहे हैं कि वो सीड वाकई बना सकता है। अब सीड को कैसे रखना है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने, कैसे उसकी देखभाल करनी है, कैसे उसने सोना भी वहीं कमरे में है, 2 कमरे हैं,
उसको बचाए कैसे और मौसम का भी उसमें ख्याल कैसे मौसम का रखना है? ख्याल भी रखना है, सर्दी का भी ख्याल रखना है, उसकी यानी कि उसको सीड निकलवा ले उसका भी ख्याल करना है। आमतौर पर गंदम है उसको उल्ली लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, ये इन चीज़ों की हर चीज़ का देखना होता है। जो काश्तकार सीड बनाते हैं, छोटे काश्तकार भी अपना बना के रखते हैं, जिनके पास वसाइल है वो ज़रूर करने हैं। काफ़ी के पास ना रखने का, ना देखने का, ना करने का, उसने सीड बना के रख दिया, जब उसने उठाया उसकी जर्मिनेशन लो हो गई, कोई हीट हो गई, या उसको नमी थी, नमी सही नहीं उस वो ख़त्म कर सका। बिनोला जो है इसको 8 दिन जब आप धूप में इसकी नमी ख़त्म हो जाए फिर सही है। यानी कि इस चीज़ों की असल जो है वो थोड़ा सा ये समझदारी की भी बात भी है कि ज़्यादा काश्तकार इतना समझदार नहीं होता, वो हर चीज़ रख देता है, आखिर पर उठाता है तो वो चीज़ वो नहीं होती जो पहले रखता है, उसमें जर्मिनेशन कम हो जाती है, उसमें कोई कीड़ा लग जाता है। तो उसे इस बात की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि उसने अगर अपना बीज को महफूज रखना है तो रखना कैसे है, इस पे मेरे ख्याल उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस पे बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि काश्तकारी कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है और काश्तकार कहाँ गलती कर रहा है। माहिरीन ज़राअत हैं वो किस हद तक गाइड कर रहे हैं और काश्तकारों को, या नहीं भी कर रहे हैं, और काश्तकार शायद उनकी महारत का फ़ायदा और उनके मशवरों पर अमल नहीं कर पा रहे। अब्दुल रशीद ज़ाहिद साहब, काश्तकार आपका जो रोल है अपना माहिरीन ज़राअत जो बड़े फार्मर को, छोटे फार्मर को बता सकते हैं मुख्तलिफ़ फसलों के हवाले से कि काश्तकार कहाँ इस सब चीज़ों को मैनेज करे, कैसे मैनेज करे, कुछ आपकी गाइडलाइन आम तौर पे क्या होती है, ख़ास तौर पे अब आने वाली जो फसल है, ज़ाहिर है इस वक्त जो उगाई जा रही है वो कपास है और इसके साथ साथ गन्ना काश्त हो चुका है, तो ये अडॉप्ट कर रहा है चीज़ें काश्तकार नई चीज़ों को भी, और जो माहौलियाती तब्दीली है और उसको भी समझ रहा है या नहीं? देखिए जी, काफ़ी हद तक मीडिया ने बहुत ज़्यादा शऊर दिया है, पढ़े लिखे ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो गालबन जो हमारा एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन विंग है वो यूनियन लेवल तक है, यूनियन काउंसिल लेवल तक है, वहाँ उनके मतलब नुमाइंदे होते हैं, और उसके बाद तहसील लेवल पे हैं, और मतलब उनका एक पूरा सेटअप है पूरे मतलब एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का। और ये नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं होता, बड़े ट्रेंड होते हैं वो, उनका डायरेक्ट रिसर्च वालों से रब्ता होता है, वो नई नई चीज़ें पूछते रहते हैं और फिर ज़िम्मेदारों को जाके बताते हैं। अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ज़िम्मेदार की और रिसर्चर की और एक्सटेंशन वर्कर की, कि उनका आपस में चूली दामन का साथ है। अब देखना ये है कि जो ज़िम्मेदार उनके पास जाते हैं वो तो डबल मतलब ले रहे हैं पैदावार, और जो नहीं जाते, जो गाइडलाइन नहीं लेते, वो ज़ाहिर है किसी ना किसी नुक्ते पे, मैनेजमेंट के तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें किसी ना किसी जगह पर मार खा जाते हैं। वो क्यों मार खा जाते हैं? उनमें रिसोर्स भी एक है कि उनके पास वसाइल ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं है कि ज़राअत वालों का दफ्तर कहाँ है, ठीक है ना। अब ज़राअत वाला एक एक ज़िम्मेदार के पास तो नहीं जा सकता। गवर्नमेंट ने तो अपनी हद तक बड़ी कोशिश की है कि यूनियन काउंसिल की हद तक उन्होंने वो नुमाइंदे अपने बैठा दिए हैं, उनसे जाके पूछें, ठीक है, और वो फिर वो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट भी लगाते हैं और वो गाइडलाइन भी देते हैं। और जो रिसर्च के डिपार्टमेंट्स हैं पूरे पंजाब में मतलब जगह जगह हैं, जैसे यूब रिसर्च है, बहावलपुर में है, मुल्तान में है, हर फसल का, साहिवाल में मकई का है, कालाशाह काकू में चावल का है, जिस जोन में जो फसल होती है वहाँ उनके मतलब रिसर्च के अदारे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। मुल्तान में दो हैं कॉटन के, एक फेडरल गवर्नमेंट का है, जी फेडरल गवर्नमेंट का है, पंजाब गवर्नमेंट का है, मैंगो का इधर है, मैंगो का इधर है, तो वो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं जिन जिनको पता चलता है जो मतलब। और ये आज तक मैंने किसी की शिकायत नहीं सुनी कि भी कोई आदमी आया हो गाइडलाइन लेने और उनको समझाया ना गया हो। फिर मसला कहाँ? फिर मसला या तो उनके वसाइल का है और या उनको वो उनके लाइल्मी का है कि उनको मतलब जो है ना लाइल्मी, और तीसरा जो है वो मौसम है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। उनमें सबसे पहले जो है वो मतलब क्लाइमेट है,
फिर वसाइल हैं, और फिर इल्म है, और फिर उसकी अपनी मैनेजमेंट है। ये सब चीज़ें। छोटा काश्तकार या जो चैलेंज आ रहा है, पिछले साल भी कॉटन के ग्रोअर को ये बड़ा चैलेंज आया कि उसने अब बीमारी काफ़ी आई और उसे काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हुआ। मौसम माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली है वो बड़ी वजह है, या काश्तकारों की लाइल्मी बड़ी वजह है, या ज़ाहिर है छोटे काश्तकार के पास वसाइल नहीं है? क्या था? वसाइल तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि छोटे कारखाने के पास बहुत कम है। वो ज़्यादातर जो है वो उधार लेता है, डीलरों से उधार लेता है, कार्टन उठा के फिर वापस पैसे करता है। उसके अलावा जो पेस्टिसाइड है ये भी ज़्यादातर ऐसे चलती है। अब जो जमशेद साहब ज़्यादा मसला है, फर्टिलाइज़र तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं है कि मैंने एक बोरी DAP देनी है, 2 देनी है, मैंने ले ली, मैंने दे दी, यूरिया देनी है 2-3 दे दी। सबसे ज़्यादा जो मसला है वो अब इसका है अपना ये पेस्टिसाइड का। अब पेस्टिसाइड का ये हाल है कि हम हमारे पास सारी बीटी वैरायटी हैं। कपास जो है ज़्यादा, वो पहले थी हमारे पास बीटी वैरायटी नहीं थी, नॉन बीटी वैरायटी थी। नॉन बीटी में हमें सारे स्प्रे करने पड़ते हैं, अब भी सारे करने पड़ते हैं। अब एक ये अब्दुल रशीद साहब बैठे हैं, एक मैं आपको नुक्ता बता रहा हूँ अपने एक जो है एक समझ का। अब गुलाबी सुंडी पिछले साल आई है और हर एक स्प्रे के साथ सकेंग वाले जो हम सब तेला था या सफ़ेद मक्खी थी, उसमें हम हर दवाई के साथ उस गुलाबी सुंडी की, जिसको पिंक कहते हैं, गुलाबी सुंडी की हम दवाई मिला रहे थे। अब वो ऐसी चीज़ है कि वो 2 कीड़े भी मार देती है। ये किसी के इल्म में नहीं है। हमारे काश्तकारों के जो गरीब जो अनपढ़ काश्तकार है उसको नहीं पता। वो गुलाबी वाली जितना ये पिंक वाली दवाई है जब करते हैं हर चीज़ को साफ कर देती है। यानी कि हमारे 2 कीड़े भी गए और दुश्मन भी गए। उसके बाद फिर उसका अंडा आ गया। उस गुलाबी सुंडी ने इतना यानी कि उसका प्रेशर था कि हर स्प्रे के साथ एक स्प्रे छोड़ के किसी वक्त, वरना हर स्प्रे के साथ हम वो करते थे। आखिर में ये जो सफ़ेद मक्खी थी, गर्मी आई अगस्त में बहुत ज़्यादा, सारी कपास जल के राख हो गई। ऐसा समझ लें कि नीचे से ऊपर तक काले सियाह पत्ते हो गए। उसका ऊपर वाला जितना नया जो एक सितंबर का महीना हमारा एक ऐसा महीना आता है कि आधा फल तो हम पहले 2-3 महीने में वो कपास उठाती है, और उसके बाद जो आधा फल है वो एक सितंबर का महीना है जो सितंबर में 10 अक्टूबर तक जो फल उठाती है वो पकता है। अब सितंबर जब लगा है उस वक्त कपास ख़त्म हो चुकी थी, कपास स्याह हो गई थी। वो दूसरा चीज़ वो मरला जो हमारा आधा है वो तो आया ही नहीं, वो पहले कपास ख़त्म हो गई थी। और अर्ली यानी कि हमारे पास अक्टूबर की 10-12 को कपास वाले रकबे खाली हो गए थे। सही। कुछ वो इलाके थे जो जहाँ रहीम यार खां है, ये रोही है, जैसे ये हमारा राजनपुर, ये साइडें हैं जहाँ पहले काटन नहीं काश होती थी, अब चंद सालों से वो नए रकबे आबाद हुए हैं। वो रकबे वहाँ इतना पैसा नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि वो पहले की वो नहीं थी काटन, उस वजह से नहीं आया। या भी वहाँ कोई मौसम के हिसाब से, मैं बलूचिस्तान गया, ये जनवरी में मैंने देखी कि काटन वहाँ चुनाई कर रहे थे बलूचिस्तान सिब्बी के एरिए में। मैंने नीचे उतर के कपास को देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छी कपास थी, वो भी चुनाई हो रही थी वहाँ जनवरी में। तो असल जो मसला है पिछले साल मौसम का भी हुआ। इस गुलाबी सुंडी का पूरी मेरी लाइफ में जब से मैं काश्तकारी कर रहा हूँ पिछले साल आया था गुलाबी सुंडी, सबसे ज़्यादा खतरनाक, बस खतरनाक थी। पूरे माहिरीन को पता है, किया पूरे हमारी ज़राअत। लेकिन सारे इसको जाहिद साहब आपका एक्सपीरियंस क्या है कि ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये लॉस आया? नहीं, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो गुलाबी सुंडी के जो अंडे बच्चे हैं उनको पहले लार्वे उनको पहले ख़त्म करना होता है। वो महकमे वाले तो बड़ा मतलब डाल रहे हैं शोर के भी, इनके जो छड़ियाँ हैं उनको जाड़ के, इनके
जो है ना उनको जला देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि उनके जो है ना वो लार्वे आगे निकल के परवाने बने ही ना। बिल्कुल सही है। उसमें भी थोड़ी गलती कोताही ज़िम्मेदारों से हो रही है। उसकी बाज़ का वो नॉन ज़िम्मेदार होते हैं जो छड़ियों को ले जाते हैं, वो कहते हैं अब तो हमने ले ली, अब हमारी हैं, हम इनको करें या ना करें। सही है। अच्छा, एक और दूसरी मौसम का भी होता है कि भी। अच्छा, तीसरी जो बात है वो जैसे कुरैशी साहब ने बताई कि लाइलमी, कि भी हम जो स्प्रे करते हैं वो साथ दोस्त कीड़े भी मार देते हैं। अब हम उसकी पेस्ट स्काउटिंग नहीं करते, ना किसी से करवाते हैं। सही। ना देखें, ये एक इल्म है, उस इल्म को आदमी को नहीं पता, ज़राअत वाले हैं उनसे आदमी पूछ ले। बहुत सारे लोगों को अब आ रहा है इल्म कि भी हम उसको कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है, जब दोस्त कीड़े मर जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है दूसरे तो फिर आएंगे। अच्छा, इस इल्म को हासिल करना भी ज़रूरी है। और फिर स्प्रे कब करनी है, मैंने पहले अर्ज़ की थी कि जब किसी भी पेस्ट का क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा अटैक हो जाता है ना, तो फिर अच्छी दवाई का असर भी कम हो जाता है। सही। और हम कहते हैं शायद ये दवाई ही गलत है, और हो सकता है वो ना गलत हो। और पिछले साल यही हुआ ज़्यादातर। जी जी, ज़्यादातर पिछली दफ़ा मौसमियाती तब्दीली ने ज़्यादा मसला किया, ज़्यादा मसला जो अद्वियात की जिस तरह बात कर रहे हैं कुरैशी साहब, उस पर जो तनकीद हो रही है वो उतनी ज़्यादा जस्टिफाई नहीं है जितनी आप समझते हैं कि कहा जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा फैक्टर है, ऐसे ही है जी। हाँ, मौसमियाती तब्दीली का भी फैक्टर है, और दूसरे उसमें जो है ना, जैसे उन्होंने कहा कि हम जो कम्बिनेशन बनाते हैं ना, उसका भी बड़ा रोल है, और खादों का भी बड़ा रोल है। मसलन सपोज हम जब बैलेंस डाइट नहीं ना देते, कॉटन क्रॉप इसकी फिजियोलॉजी एक ऐसी है कि अगर इसको यूरिया आपने ज़्यादा दे दी वो सकुलेंट हो जाएगी, जब सकुलेंट से मुराद है वो पिलपिली हो जाएगी। सही। मतलब उसमें पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा कुरैशी साहब, मॉडर्न जैसे गन्ने में है, मॉडर्न चीज़ें कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं जो आप समझते हैं कि नहीं कर पा रहा ग्रोअर? आप क्या समझते हैं मॉडर्न चीज़ें कैसे अडॉप्ट हो सकती हैं? जल्दी से मुख्तसर सा मॉडर्न चीज़ों कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है? मॉडर्न क्या मतलब कॉटन में भी, गन्ने में भी, तरीका काश्त, हार्वेस्टिंग और चीज़ें तो ये है, हमें सबसे टेक्नोलॉजी आप कैसे डाल सकते हैं? हम टेक्नोलॉजी को देखें, हम ज़राअत के साथ रहें, हम इनसे मशवरे लें। अगर ये मिल जाए, क्योंकि यूनियन काउंसिल में एक फील्ड असिस्टेंट होता है, एक बेलदार होता है। यूनियन काउंसिल 6-7 मौजे की यूनियन काउंसिल होती है, बहुत लंबा एरिया है, तो उसमें वो बंदे का काम नहीं है, पूरे नहीं आते। वो उसमें दफ्तर में बैठना है, अपनी रिपोर्टें भी तैयार करनी है, फील्ड में भी आना है। 2 हफ्ते में 2 छुट्टियां भी हैं, यानी कि हफ्ता एतवार छुट्टी है फेडरल में। अच्छा, उसके अलावा 5 दिन है, उसमें उसने अपना काम भी करना है। अपने काम से मुराद के जो दफ्तरी काम होते हैं, पेस्ट क्या है उसकी रिपोर्ट बनानी है, ऊपर अफसरों को देनी है, उसने यूनियन काउंसिल में भी चक्कर लगाना है। ये तो ऐसी चीज़ है कि ये बंदा जो, अब कॉटन की मैं बात कर रहा हूँ, जो बंदा अंदर खड़ा है वो तो कॉटन ले सकता है। अगर मैं कहूँ कि जनाब मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन आगे पीछे हो जाऊं, तो फिर मैं कॉटन की पैदावार ना ले सकता हूं, ना कॉटन ले सकते हैं ना। गन्ना सर, गन्ना वो एक ऐसी चीज़ है कि मैंने वहाँ दानेदार दवाई डाल दी है, 15 दिन 20 दिन का उसका टाइम है, जो उसको सुंडी लगती है उसके लिए। उसके अलावा उसको मैंने कोई दूसरी जो कोई बीमारी है वो इस वक्त इतना ज्यादा नहीं है, वो हम 2 दफा दवाई डालते हैं और आपका काम हो जाता है, वो काम हो गया। 1 दफा स्प्रे की हमारा काम हो गया, जड़ी बूटी की स्प्रे की काम हो गया। उसमें तो हमें 15-15 20-20 दिन का एक वक्फा भी आ जाए, आप थोड़ा रिलैक्स तो वो चलता है। लेकिन सबसे मुश्किल मैं अभी एक आपके मीडिया के विसातत से एक मैसेज भी है मेरा कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो कॉटन के ऊपर गवर्नमेंट भी तवज्जो दे, महकमा भी तवज्जो दे, काश्तकार भी तवज्जो दे जी। अगर काश्तकार ला देगा तो वो भी खत्म है। सही से। रशीद साहब, आपका लास्ट लाइन मैसेज क्या है? आप क्या समझते हैं, काश्तकारों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और देखिए जी, वो काश्तकारों को मैसेज जो है ना, वो एक तो अपनी मैनेजमेंट को, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनका जिक्र करें कि उनको सीखें। सही। और दूसरी बात यह है कि ये ट्राई-एंगल है ना, जिम्मेदार की, गवर्नमेंट की और माहिरीन की, वो मजबूत होनी चाहिए। जो आदमी, ये ट्राई-एंगल जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा इसका मुल्क को, ज़िम्मेदार को जो है ना वो फ़ायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद जाहिद साहब, आपने हमें बहावलपुर से ज्वाइन किया, और बहुत शुक्रिया फ़याज़ कुरैशी साहब, आपने काश्तकारों का जो मौक़िफ़ है इस मौजू पे
आपने हमें बताया। और नाज़रीन, आम बात यह है कि सिर्फ एक फसल पर आपको फोकस नहीं करना। यूनी पंजाब के हवाले से फयाज़ कुरैशी साहब ने इसकी पॉइंट आउट भी किया है, उस पर ज़ोर दिया है। आपको कॉटन पर तवज्जो देनी है, कैश क्रॉप, गोल्डन क्रॉप है, तो उसके लिए जितनी सहूलत, जितने वसाइल की ज़रूरत है कॉटन ग्रोअर को, और जितने सपोर्ट की ज़रूरत है और इनपुट्स के हवाले से जितनी उसको सहूलतें दी जा सकती हैं, हुकूमत को वो देनी चाहिए, ताकि इस अहम तरीन कॉटन की फसल को बचाया भी जा सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया जा सके। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।